गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नया दिन में मैं हूँ आपके साथ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह है, एक नया अज़्म है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि नया दिन, तो आप नए दिन से क्या उम्मीदें रखते हैं? ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी रात को सोते हैं ना, हम ये बहुत प्लान करते हैं, जी कल ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना काम होगा, ये काम होगा। तो वो एक नया मौका होता है। हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि हमें डेली बेसिस पर अल्लाह पाक एक नया मौका देता है। तो नया दिन एक नया मौका होता है, नया दिन एक नया अज़्म जो है वो दोहराने का मौका होता है कि जी आपने अगर कोई कल काम छोड़ दिया है जो नहीं कंप्लीट हुआ, तो आप आज वो काम कर लें। तो नए दिन की बड़ी सारी ना आप तारीफ़ें निकाल सकते हैं। वैसे नया दिन होता है हमसे मिलने का भी, कि अगर आप हमसे मुलाकात करें तो वो भी एक नया दिन है। और दिन के आगाज़ में अच्छी अच्छी बातें हो जाएं तो क्या ये अच्छी बात है। आज की अच्छी बात जरा आपको बताते हैं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। हमने अक्सर ऐसा देखा है, बल्कि अब जितना हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन बढ़ चुका है ना, अब होता ही है कि आपको छोटी सी भी कोई तकलीफ पहुंचती है या कहीं छोटी सी भी कोई हार हो जाती है ना, तो आप बहुत सैड हो जाते हैं, आप उसको दिल पे ले लेते हैं। लेकिन देखें, हारना एक सबक होता है। वो आपको ये बताता है कि नेक्स्ट टाइम आपने मेहनत ज़्यादा करनी है। अच्छा, इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जो है पेपर दे रहा है और उसने बड़ी मेहनत की है, लेकिन अप टू मार्क उसके मार्क्स नहीं आए जी, तो वो सोचेगा कि यार व्हाट इज दिस, मैंने मेहनत इतनी की है, मार्क्स मेरे उतने आए नहीं जितने मैंने मेहनत की थी, नेक्स्ट टाइम से मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा। नहीं, वो आपके लिए होता है मैसेज कि भाई नेक्स्ट टाइम मजीद मेहनत करनी है आपने। तो वो जो मजीद मेहनत करने वाला सीन है ना, उसको जिंदगी से जाने नहीं देना, क्योंकि कामयाबी आपको कहीं ना कहीं और वो मेहनत कहीं ना कहीं पे बैक होती जरूर है। अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज आपके सामने रखेंगे। बहुत ज्यादा सर्द है, लाहौर में बहुत सर्दी है, मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हो चुका है। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान के कई इलाकों में रूई के गालों की बरसात हुई है। हर तरफ सफेदी ही सफेदी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई। कल लाहौर में भी बारिश हुई थी। मौसम मजीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में सर्दी की नई और शदीद लहर की पेशगोई कर दी है। बिकॉज कल हमने बात की थी कि 13 जनवरी को कराची में बहुत सर्दी होने वाली है। दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। तो प्रोग्राम में हम मौसम की सूरत हाल जानेंगे। इसके अलावा जब मौसम बदलता है और स्पेशली जब इतना ड्राई वेदर आता है, इतना ठंडा वेदर आता है, तो खांसी और दमा जो है ये हम देखते हैं। स्पेशली खांसी बड़ी पीक पर होती है, लेकिन इसकी क्या वजह है? क्योंकि मौसमी खांसी और दमा जो है इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसका इलाज क्या है, एहतियात क्या है, सिम्टम्स क्या है कि आपको पता चले अच्छा आपको किसी वायरल ने या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने अटैक कर दी। इस पर आज हम बात करेंगे। 15 जनवरी यानी संडे को कराची के बल्दियाती इंतखाबात का दिन है। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के अलावा कितने आज़ाद उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कराची किसका होगा? ये वो बल्दियाती इंतखाबात जनाब आली याद करवाएं आपको, जिसपे बड़ी तारीखें दी गई थी, जिसपे बड़ी बहसों मुबाहिसे हुए। हमारे प्रोग्राम में हमने जो है डिफरेंट पॉलिटिकली लोगों को बिठाकर पूछने की कोशिश भी की। वो जितना जवाब दे सकते थे भाई, हमने अपनी प्रोग्राम के तवज्जुह से आप तक वो जवाब भी पहुंचाया। तो आज हम बल्दियाती इंतखाबात जो कि कराची में हो रहे हैं, हैदराबाद में हो रहे हैं, ठट्टा में हो रहे हैं, संडे को यानी कि होंगे ना, उस पर आज हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान ने वर्ल्ड नंबर 1 बनने का मौका गवा दिया है। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दे दी है। इस पर भी बात करेंगे। वैसे कभी कभी मुझे लिटरली लगता है कि जब भी मैंने कोई भी पाकिस्तान का मैच लाइव देखा ना, पाकिस्तान हार जाता है। मैंने किया यही था। मैंने कभी, वैसे मैं सोचती नहीं पाकिस्तान का मैच लाइव देखूंगी, जाहिर है अपनी टीम से मुझे प्यार है, लेकिन कभी कभी आंखों के सामने आए जाते हैं तो देखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं जी। पंजाब हुकूमत का तालीम दुश्मन इक़दाम। पंजाब गवर्नमेंट वैसे आवाम के साथ बड़ा ही बुरा सलूक करी है। आटे की मिसाल सबके सामने। अब ये तालीम दुश्मन इक़दाम जो है वो आपको बताते हैं जी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड नई किताबों को महंगा कर दिया गया है। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वालिदैन परेशान हो गए। आपको याद होगा काफली के पहले वाले दौर में काफली कहता था जी कि पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब का जो नारा लगाया गया था एक टाइम पे, और उस टाइम पे जो तालीम के हवाले से बड़े इक़दाम हुए थे, बड़ी स्कॉलरशिप्स निकली थी। आज की काफली कहाँ बैठी है, वो क्या कर रही है पंजाब में? यानी पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है उसकी एग्जाम्पल्स दी जाती हैं दूसरे सूबों में। जब आप यहाँ के तालीमी निज़ाम को इतना महंगा कर देंगे तो यहाँ पर एक छोटे से तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स भी, पंजाब की सोच में आपको बता रही हूँ, वही चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ जाए। तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे जब किताबें महंगी होंगी? कैसे वालिदैन खरीदेंगे? काश इस पर कोई हमें जवाब देते। अच्छा जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद 16 करोड़ से ज़ायद है।
पीटीए के मुताबिक 7 करोड़ 17 लाख सार्फिन यूट्यूब, 5 करोड़ 71 लाख फेसबुक, 1 करोड़ 83 लाख टिकटॉक और 1 करोड़ 38 लाख इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक टिकटॉक यूज़ नहीं किया है। बहरहाल जी, ये फिगर्स हमने आपके साथ शेयर करे, इस पर भी आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तानी जो हर वक्त मोबाइलों में घुसे रहते हैं ना, वो अम्मा कहती हैं कि मोबाइल में क्या चीज़ है ऐसी, तो वो देख लें तादाद कितने लोग मोबाइल में घुसते हैं और कितने लोगों को अपनी अम्मा से झिड़कियाँ पड़ती हैं। अच्छा जी, चला आगे बढ़ते हैं। हमें जोड़ों का दर्द क्यों होता है? वैसे मुझे नहीं होता, मेरी अम्मी को होता है, और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग घरों में होते हैं जिनको ये दर्द एज के हिसाब से उठना शुरू हो जाता है। आपकी नीज में होता है, आपके बाजुओं में होता है, आपके पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द क्यों होता है? एक रीज़न ये कहा जाता है जी कि विटामिन जो है आपकी बॉडी में जब उसकी वो कम हो जाता है, तो इस वजह से आयरन कम हो जाता है, तो इस वजह से आपकी जो जोड़ है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, मिसाल दी जाती है जी पंजाब में कि जवानी की खुराकें जो है ना वो बुढ़ापे में जाके बड़ी काम आती है। तो इसलिए जो हमारे पेरेंट्स हमें, हमारी ग्रोइंग एज होती है उसमें जो हमें खिलाते हैं, अगर बुढ़ापे में आपके जोड़ों में दर्द नहीं होता तो वो याद करना है आपने ये कि वो जवानी की सारी जो आपने इनटेक लिया हुआ है वो है। हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में, हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानेंगे जी कि क्या नुस्खा होता है कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, स्पेशली विंटर्स में ना ये दर्द बड़ा ही शदीद का होता है। तो उनसे हम जानेंगे जी कि क्या वजूहात है, इलाज क्या हो सकता है घर में रहते हुए, और भी बहुत सारे मौजूआत हैं, टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जिनको हमने आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान को दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 79 रन से शिकस्त दे दी है। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। अच्छा जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदील, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। हमारी टीम ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमारा दिन बड़ा अच्छा, दिन का आगाज बड़ा अच्छा होता है, हम बड़ी चाहते हैं अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन हमारी टीम क्या करे, इतना अच्छा खेल रही थी, क्या हो गया एकदम से, क्या हो जाता है इन्हें? भाई मैं तो आगाज़ में वही बोलूँगा जो हमारे कोच बोल चुके हैं, कुदरत का निज़ाम है, कभी जीत होती है कभी हार होती है। लेकिन मैं आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा आपको न्यूजीलैंड को। उन्होंने कराची की विकेट को बहुत अच्छा रीड कर लिया है। कराची की विकेट का ये बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये वो विकेट है कि जहाँ पे 300 रन से ऊपर बनते हैं। बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस कराची में हम देखते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पे पेसर्स को शुरू में मदद मिल जाती है, स्पेशली कराची में जो डस्क का टाइम होता है, जब मगरिब हो जाती है उसके बाद थोड़ी बहुत बॉल, क्योंकि हवा भी कल चल रही थी, थोड़ी बहुत सीम बॉलिंग को मदद मिलती है। लेकिन ये आई डोंट नो ये क्या विकेटें बन रही हैं, क्या हो रहा है सिलसिला। और देखिए, दिस इज़ द प्रॉब्लम। अक्सर लोग कहते हैं जी टेस्ट मैच में स्पिनिंग ट्रैक बनाएं, कुछ करें। सो आप जब स्लो ट्रैक बनाएंगे जहाँ बॉल ग्रिप करेगी, स्पिन करेगी, सबसे ज़्यादा फंसते हमारे अपने प्लेयर्स हैं उसमें। और कल हमने ये देखा कि एक मौके पे न्यूजीलैंड वाज लुकिंग गुड कि वो 350 रन बना लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने रिमार्केबल कमबैक किया। लेकिन जिस तरह हम खेले, यानी कि पहली 2 विकेटें गिराने के बाद जिस तरह हम शेल में चले गए, बाबर और रिजवान ने जिस तरह बैटिंग की, क्योंकि विकेट बहुत स्लो थी, उनके लिए रन्स निकालना मुश्किल हो रहे थे। तो अगर हम कोई प्लानिंग करके ये स्लो ट्रैक बनाया था महक, तो हम उसका खुद शिकार हो गए अनफॉर्चुनेटली। और ये एक काफ़ी परेशान कुन बात है, बिकॉज याद रहे अगला जो T20 अगला जो ODI वर्ल्ड कप होना है इंडिया में होना है, और इंडिया में इस तरह के ट्रैक्स हमें मिलेंगे खेलने को। किस तरह हम स्पिन बॉलिंग को फेस करेंगे, हमें इस चीज़ का अभी से ही कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। सही। अच्छा अदील, हमारे बैट्समैन फ्लॉप कर गए। मतलब कभी तो हमारे बैट्समैन वो चलते हैं ना कि चलते हैं तो भाई ऐसा चलते हैं कि हम दाद देते रहते हैं। हमारी कोई स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती है। मतलब हम या तो चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेंगे, हमारे बैट्समैन नहीं चलेंगे तो भैया कहीं पे भी नहीं चलेंगे। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि थोड़ी सी जिस विकेट का जो मिजाज है वो थोड़ा मुख्तलिफ था। विकेट बहुत स्लो थी, बैठ रही थी, स्पिन कर रही थी, ग्रिप कर रही थी, जो भी आप कहना चाहें इसके हवाले से। हमारे बैट्समैन इस तरह की विकेटों पे स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। जो टॉप प्लेयर हैं बाबर आजम, हमें ये पता है कि उनकी कमज़ोरी है मखसूस टाइप की लेग स्पिन बॉलिंग हो। अगर बाबर काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं, उनके काफ़ी डिसमिसल रिसेंट टाइम्स में आप देखें। अदील बताएगा, अब जो बात आप कर रहे थे प्लीज़ ज़रा उसको कंटिन्यू कीजिए। मैं बेसिकली यही जिक्र कर रहा था कि विकेट का जो मिजाज था, हमारे बैट्समैन उसमें कल अडेप्ट नहीं कर पाए। इनके मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो हैं वो ज़ाहिर है हमसे बेहतर ये कर पाए। देखिए, एक्सपीरियंस और यहाँ पे बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो आपको अंदाज़ा होता है।
जहाँ पे शुरू में उन्होंने अटैक किया। अगर आप देखें केन विलियमसन की इनिंग, आई थिंक कॉनवे ने तो 100 स्कोर किया, मैन ऑफ द मैच भी रहे, लेकिन विलियमसन की जो इनिंग थी मेरे ख्याल से वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज उन्होंने भांप लिया था कि 20वें-25वें ओवर के बाद जो है ये ट्रैक काफ़ी स्लो हो गया था, बॉल बहुत रुक कर आ रहा था। पाकिस्तान भी अगर आप देखें तो उन्होंने फिर टोटली रिलाई किया था अपने स्पिनर्स के ऊपर। न्यूजीलैंड ने कल एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया था, इस सोडी को उन्होंने कल खिलाया था और सोडी ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा भी किया। सो महक, जो मैंने पहले बात की थी, जो आपने बोला कि हमारे खिलाड़ियों की ये कारकर्दगी में इतना, वो कहते हैं ना, इराटिक कारकर्दगी क्यों है, किसी एक दिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे दिन ऐसा, विकेट के नेचर में फ़र्क था, स्लो विकेट था, वेरी अनलाइक कराची विकेट था, जहाँ पे हमारे खिलाड़ी जो हैं वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और जैसे कि मैंने पहले सवाल के जवाब में दिया था, इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर अस, हम इस तरह की सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, वो कौन सा खिलाड़ी है जो कि मेरा, अगर आप मुझसे पूछें, कल मैंने जिस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा मिस किया वो शादाब खान थे। शादाब खान इस वक्त पाकिस्तान की ओडीआई लिमिटेड ओवर्स टीम में ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग। कल अगर शादाब खेल रहे होते, जो इंजरी की वजह से अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड में शामिल नहीं है, ये नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था, बट स्टिल आई थिंक 80 रन इज अ वेरी बिग मार्जिन। अदील, आप बड़ा वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं। अच्छा अदील, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि हमने देखा कि फील्डिंग में भी हमें जो है बड़ी नाकामी का सामना रहा, कोई खातिर खा हमारी फील्डिंग नहीं थी, कैचेस हमने ड्रॉप किए। ये कैचेस ड्रॉप करने का सिलसिला अब से नहीं है, बड़ा पुराना है, हम अपनी तारीख बदलना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, रिजवान ने कल 2 कैचेस ड्रॉप किए। नवाज वाला, आई वुड से द कैच ऑफ हिज ओन बॉलिंग, नवाज इज एन एक्सेप्शनली गुड फील्डर और अपनी बॉलिंग के वो बहुत ज़बरदस्त फील्डर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो दैट वाज अ टफ चांस। हाउएवर रिजवान वाले चांसेस ले लेने चाहिए थे। इससे पहले हमने सरफराज को भी देखा बिहाइंड द विकेट। जब आपके विकेट कीपर रिलायबिलिटी लूज करना शुरू कर दें, दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। लेकिन बहरहाल रिजवान का हमें पता है कि सरफराज के मुकाबले में वो ज़्यादा रिलायबल कीपर हैं। कल उनके कैचेस ड्रॉप करना काफ़ी बुरा पाकिस्तान के लिए साबित हुआ, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, मैं कि जो फील्डिंग जो दुरुस्त होती है ना, वो आपके बचपन से आप किस तरह क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, आप किस तरह के कंडीशंस में खेलते हुए आ रहे हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड्स ऐसे नहीं हैं जहाँ पे लड़के डाइव मार सकें। हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी गलियों में, मिट्टी के ग्राउंड्स में खेलते हुए आते हैं, जहाँ पे ज़रा वो डाइव मारना आपको अपने, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को ज़ख्मी करने के मुतरादिफ होता है। आप अपने ग्राउंड की कंडीशन बेहतर कर लें, आप खुद ये देखेंगे कि आपके खिलाड़ी जो हैं वो ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमने बड़े खिलाड़ियों से सीखा है, अगर आपको अपनी फील्डिंग इंप्रूव करनी है, वो आपको खुद उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी कोई और आपको फोर्स ये कर नहीं सकता। सो हमारे खिलाड़ियों में लगन पैदा होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर से ये समझता हूँ कि जनरली हमारी फील्डिंग अब शायद इतनी बुरी नहीं है जितनी वो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन दुनिया की फील्डिंग का लेवल इतना ऊपर आ गया है कि हम उसको कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। सही, ठीक। अदील, थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि कल हमारी टीम क्या करती है। फाइनल है कल, बड़ी उम्मीदें भाई, हमें तो अपनी टीम से हमेशा ही उम्मीदें लगा लेते हैं। कभी उम्मीदों पे पूरा उतर जाती है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, कभी उम्मीदों पे पानी फेर देती है। चलिए जी, जरा आगे बढ़ते हैं। साबिक कप्तान और उबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी की सिलेक्शन पर शायकीन क्रिकेट क्या राय रखते हैं, हमारे नुमाइंदे खिजर आजम ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको जरा दिखाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के जारह मिजाज बल्लेबाज साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के टीम की सिलेक्शन में भी जारहाना फैसले। टीम में जिस खिलाड़ी को मौका दिया वो एतमाद पर खरा उतरा। सरफराज अहमद ने टेस्ट में शानदार वापसी की। उसामा मीर ने वनडे डेब्यू पर की उम्दा बॉलिंग। साबिक क्रिकेटर और सिलेक्टर तौसीफ अहमद कहते हैं, लाला ने दस्तयाब खिलाड़ियों में बेहतरीन इंतखाब किया। लाला फिर वो अटैकिंग खेलता है तो फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, वो चाहे सिलेक्शन में हो या कहीं भी। उसके पास जो रिसोर्सेज है ना, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। आप ये ना समझे कि हमारे पास बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, तो उस जो रिसोर्सेज हैं उस लिहाज से मैं समझता हूँ ठीक है इस वक्त। लाला की सिलेक्शन से शौकीन क्रिकेट खुश भी हैं और मुतमईन भी। शाहिद अफरीदी को चीफ सेलेक्टर ही रहना चाहिए, क्योंकि टैलेंट भी देखते और जिसकी परफॉर्मेंस हो उसको खेलने देते हैं। इस तरह की उन्होंने सिलेक्शंस किए, वो उस तरह से पता चल गया है कि शाहिद आफरीदी एक बायसनेस को हटाने के लिए आए हैं, जो कि बायसनेस, फ्रेंडशिप और ये चीज़ें पहले चल रही थी, उसको हटाने के लिए शाहिद आफरीदी साहब को लाया गया है। वो ऑलराउंडर है, तो उसे पता है कि कैसा बैट्समैन आएगा आगे, कैसा बॉलर है आगे, तो वो अपने हिसाब से चूज अगर करे तो मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट है। शाहिद अफरीदी जो खिलाड़ी लेकर आ रहा है, जो पुराने खिलाड़ी लेकर आ रहा है, जो अंडर 19 को ले रहा है, तो बिल्कुल अच्छा उसका जो स्टेप है बिल्कुल अच्छा स्टेप लिया। शाहिद अफरीदी को बिल्कुल रहना चाहिए बोर्ड पे, और अच्छी सिलेक्शन कर रहा है, और आगे जाके भी एशिया का वो 23 का वर्ल्ड कप आ रहा है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सिलेक्शन कर सकता है। शायकीन क्रिकेट की राय अपनी जगह, मगर शाहिद आफरीदी बतौर चीफ सेलेक्टर अपना सफर जारी रखना नहीं चाहते।
मुझे ये थोड़ी देर की जिम्मेदारी मिली, इसको मैं करना चाह रहा हूँ। मेरा अपना क्योंकि फाउंडेशन चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे चाहिए होता है। इसको कंटिन्यू करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये एक वक्ती जॉब है, इसको हम पूरी टीम ने एक नियति और ईमानदारी के साथ करना चाह रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप चंद माह की दूरी पर है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी चाहते हैं आफरीदी मेगा इवेंट तक बतौर चीफ सिलेक्टर बरकरार रहें। अब फैसला लाला के हाथ में है। शायकीन क्रिकेट उबूरी चीफ सिलेक्टर शाहिद खान आफरीदी की सिलेक्शन से खुश है। उनका कहना है कि जिसका हक है वो उसे दिया जा रहा है। शाहिद आफरीदी को बतौर चीफ सिलेक्टर वक्त देना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खजर आजम, समा, कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा ठंडे मौसम की बात करते हैं और कराची के हवाले से अगर बात करें तो कराची में जो है वो मौसम ठंडा है, लेकिन ठंड जो है वो बल्दियाती इलेक्शन को नहीं रोक पा रही। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने इनमें से चंद एक की तरजीहात के बारे में सवाल किया है। अब उन सवालों के क्या जवाब थे वो जरा आपको दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा हम ठंडे मौसम की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ठंडा मौसम है, ये ठंडा मौसम भी बल्दियाती इंतखाबात को नहीं रोक पाएगा। बल्दियाती इंतखाबात होंगे, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन आज कराची का वेदर कैसा है जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जी कहा यह जा रहा है कि 7 डिग्री से भी नीचे आ सकता है जो टेम्परेचर है। यानी कराची वाले सर्दी को एंजॉय कर सकते हैं। जीशान मुगल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीशान बताएगा कराची का मौसम कैसा है इस वक्त? जी बिल्कुल, कराची शहर में कोयटा की हवाएं चल पड़ी हैं। इस वक्त शहर में गर्द और सर्द हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर में इस वक्त जो है 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं जो है इस वक्त शहर में चल रही हैं। इस वक्त जो है मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो है हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 26% जो है वो है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची शहर का जो मौसम है, जो दर्जा हरारत है, वो इसी तरह सर्द रहेगा, खुश्क रहेगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर में इसी तरह जो ये सर्द और गर्द जो आलूदा हवाएं जो शहर में चल रही हैं, इस वजह से मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगा और शहर में इस वक्त जो है आइंदा आने वाले रोज़ में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई है कि शहरी जो है मौसम को तो इंजॉय करें, लेकिन इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। जी ठीक है ज़ीशान, आपका शुक्रिया। तो फाइनली कराची वाले सर्दी को एंजॉय करना शुरू हो गए। वो सर्दियों के कपड़े जो खरीद के हमेशा रख देते थे ना, इस दफ़ा काम आ रहे हैं। सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सरदार साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कराची वालों को भी सर्दी नसीब हो गई है। वीकेंड पे कराची का मौसम कैसा रहेगा? स्पेशली संडे को बारिश तो नहीं हो जाएगी? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए वही जैसे प्रिडिक्शन की जा रही थी कि जनवरी आते ही फिर सर्दी कराची में आ जाएगी, तो अब ये स्पेल शुरू हो गया है सर्दी का। आज ठंडी हवाएं चल रही हैं। गो कि आज का गुज़श्ता रात का टेम्परेचर इतना नीचे तो नहीं गया, लेकिन हवाएं सर्द हैं इस वक्त। कोयटा की हवा आप कह लें बिल्कुल डेड नदरली यानी शुमाल से हवाएं आ रही हैं और अच्छी खासी स्पीड है, 10-12 नॉटिकल माइल की स्पीड से इस वक्त चल रही हैं और दिन में और भी स्पीड पकड़ेगी, यानी 16 से 18 नॉटिकल माइल फी घंटा इसकी स्पीड होगी। तो विंडी और डस्टी वेदर होगा, लेकिन कोल्ड विंडी और डस्टी आज पूरा दिन। और फिर अगले 3-4 दिन जो हैं 13, 14, 15, 16 तक एटलीस्ट 4 दिन जो हैं वो खासे सर्द रहेंगे। खासकर रात का टेम्परेचर 6 से 8 डिग्री के दरमियान, या हो सकता है किसी दिन 5 भी आ जाए। जो आने वाली रात है उसमें इतना गिर सकता है। जैसे ही विंड असल में थमेगी ना, ये आज शाम तक है जो विंडी वेदर है, तो विंड जैसे इसकी स्पीड कम होगी तो फिर टेम्परेचर है। गुज़श्ता रात विंड तेज चलती रही रात भर, तो इसी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन आने वाली जो रातें हैं वो ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी और दिन के टेम्परेचर भी खासा नीचे आ जाएगा। कल तक तो 28, 27, इस रेंज में चल रहा था। अब ये 23, 24, 22 से 24 ज़्यादा से ज़्यादा इस रेंज में रहेगा। तो दिन का भी 6 से 7 डिग्री दिन का टेम्परेचर नीचे। जी, और ये पूरे सिंध में ही है। अच्छा सरदार साहब, मुझे जरा अब मैं बाकी जगहों के मौसम के मुतालिक आपसे पूछना चाह रही थी। स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात करूं, हमने देखा कि पंजाब के कल मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। तो ये जो बारिश का सिलसिला है, आज कल की निस्बत हमने देखा कि पंजाब में फॉगी वेदर नहीं है इतना, तो ये बारिश का सिलसिला आज कल आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा या सिर्फ कल ही बारिश होनी थी?
देखिए कल कश्मीर में बहुत अच्छी तेज़ बारिश हुई, इसी तरह से पंजाब के बेशतर इलाकों में हुई, लाहौर तक में अच्छी हल्की बारिश हुई है। लाहौर और फैसलाबाद और सरगोदा ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हल्की ट्रेसेस हुई हैं। लेकिन जब क्लाउडी वेदर होता है और कुछ ना कुछ बारिश हो जाती है तो फिर फॉग छट जाती है, धुंध छट जाती है। तो अभी ये बारिश का जो सिलसिला है इस्लामाबाद और उससे जो नॉर्थ के इलाके हैं KP कश्मीर GB वहाँ तो कल तक है, कल शाम या कल रात तक। इस तरह से पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी है। तो कल तक धुंध का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन परसों तरसों से दोबारा से धुंध मैदानी इलाकों में फिर बढ़ जाएगी। अच्छा, और सरदार साहब लास्ट में मुझे बलूचिस्तान के हवाले से भी शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, बलूचिस्तान का वेदर कैसा रहेगा? जी, बलूचिस्तान में जो बारिश कल तक आज रात भी हुई है कोयटा में और कई दूसरे मुल्का इलाकों में हल्की बारिश हुई है और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। लेकिन यहाँ से स्पेल जो वेव है वेस्टर्ली वो निकल चुकी है, उसका बेशतर हिस्सा निकल चुका है। अब सर्दी बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, ये नहीं रात के टेम्परेचर जो हिली एरियाज़ हैं, कोयटा हो गया, ज़ियारत हो गया और नीचे कल्लात, खुजदार और खारान, ये सब इन एरियाज़ में -8 से -10 तक जा सकते हैं रात के टेम्परेचर। और दिन के टेम्परेचर भी इवन 0 से -2 या -4 जो अगले 3-4 दिन हैं। तो बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी की लहर है बलूचिस्तान में। ओह गॉड, ठीक है, थैंक यू सो मच सरदार साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू कराची तक कश्मीर, पाकिस्तान का हर इलाका, पाकिस्तान का हर शहर सर्दी की लपेट में, अपना ख्याल रखें, एहतियात कीजिए। अच्छा जी, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि पंजाब में तो बड़ी हलचल है CM पंजाब के मामले को लेकर। कल रात 2 बजे तक हमने देखा कि किस तरह से पंजाब असम्बली का जो इजलास चलता रहा, देर तक जो हमने देखा कि बेचारे रिपोर्टर्स फील्ड में रहे, हमें अपडेट करते रहे। लेकिन कराची में भी होने जा रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने लेना है हिस्सा। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने उनमें से चंद एक की तरजीहात के बारे में सवाल किया है। क्या जवाब मिला है, ये जरा आपको दिखाते हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदों के लिए 7000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। आज हम उनमें से कुछ लोगों से मालूम करेंगे कि कामयाबी की सूरत में उनकी अपने हल्के के लिए तरजीहात क्या होंगी। लाला अब्दुल रहीम मेरे नाम है, साबिका जनरल सेक्रेटरी ज़िला शर्की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप जीतने के बाद अपने इलाके के क्या क्या काम कराना चाहेंगे तरजीही बुनियादों पर? सर, मेरी हल्के का तो देखो, सबसे फर्स्ट पे तो इस हल्के के लिए नादरा की हॉस्पिटल की ज़रूरत है। दूसरी नंबर पे मेरी इस हल्के के लिए कॉलेज की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ मेरे लोगों के लिए एक सोच है। मेरी हल्के में इस एरिया में एक बेहतरीन हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो मेरे तो ये 2-3 चीज़ों पे बहुत अहम है। मेरा नाम शाहिद हुसैन है। मैं UC6 एहसनाबाद सोराब गोड टाउन, उसका मैं नॉमिनेटेड चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। जो पाकिस्तान में और कराची में मसाइल हैं उससे थोड़े से ज़्यादा एहसनाबाद में हैं। मुख्तलिफ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, रोड्स का, सड़कों का, स्ट्रीट लाइट का मसला है, और यहाँ पे एजुकेशन के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी होने चाहिए ताकि सुपर हाईवे में अगर कुछ होता है एक्सीडेंट कोई है तो अंदर शहर में ले जाने में बहुत टाइम लगता है, सडन डेथ हो जाती है, तो बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं इस इलाके में अगर अच्छा हॉस्पिटल है। पूरा कराची ना मसाइल गाह बना हुआ है। UC ना 6 में भी ना यही है कि भाई ना कचरा कुंडी के ना बहुत बड़े मसाइल हैं, और पूरी सेवरेज ना लाइनें तबाह हाल हैं। पूरी सेवरेज लाइनें इंशाल्लाह अगर ना लब्बैक आ गई तो हम पूरी सेवरेज के ऊपर हमारी ना तरजीहात होगी और हम इसे ना चेंज ना कराएंगे। मर्द उम्मीदवारों से तो आपका तारुफ हो गया, अब एक खातून उम्मीदवार साहब को मिलवाते हैं। मेरा नाम सुमैरा रमीज़ आमवानी है और मैं ज़िला मलीर से UC3 जाफर तैयार के लिए चेयरपर्सन के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। मेरे इलाके के वोट जो है ना तकरीबन 37,000 से अबव है, और अगर मुझे यहाँ से जीतने का मौका मिला तो मैं अपने इलाके के लिए तालीम फराहम करना चाहती हूँ। जैसे कि लोग प्राइवेट स्कूल्स जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुख करें। मैं यहाँ की सड़कों का, यहाँ पे गटर लाइन, पानी, इसका निज़ाम बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे मलीर का हर एक बच्चा तालीम याफ्ता हो और वो एक अच्छी लाइफ जी सके। उम्मीदवारों का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से क्यों न हो,
उन सब की तरजीहात में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ और पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कैमरामैन अकबर अली और एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जी, तो ये जो 15 जनवरी को होने जा रहे हैं कराची में बल्दियाती इलेक्शन, फैसला होगा कि कराची किसका है। और अल्लाह करे जिसके पास भी कराची जाए, जिसके हाथों में भी कराची जाए, बस कराची की आवाम का वो सोचे, क्योंकि आवाम के बारे में बहुत ही कम लोग सोचते हैं। दावे बहुत करते हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर होता कुछ नहीं है। पंजाब में भी ऐसा ही हो रहा है। पंजाब में कहते थे जी कि पढ़ लिख जाए पंजाब का बच्चा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो पढ़ेगा लिखेगा कैसे जब किताबें महंगी हो गई हैं। महंगाई की सताए आवाम के लिए तालीम भी अब मुश्किल कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब में निसाबी किताबों के रेट्स डबल हो गए हैं। पब्लिशर्स ने सारी जिम्मेदारी महंगे कागज पर डाल दी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं दानियल उमर की रिपोर्ट में, फिर इस पर बात करेंगे। कोरे कागज की अहमियत तब होती है जब इस कागज के ऊपर रोशन अल्फाज उतर आए, मगर अब महंगाई की वजह से ऐसा महसूस होता है कि इस कोरे कागज ने अपनी अहमियत खुद बनाने का फैसला कर लिया है। आखिर वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। कागज के जहाज तो बहुत बने, मगर अब कागज की कीमत को हकीकत में पर लग गए। किताबों के रेट्स में 100% इजाफा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का नया कोर्स दुगनी कीमत पर मिलेगा। वालिदैन की दुकानदारों से बहस है तो सिर्फ कीमतों पर। 100 रुपए वाली किताब 200 रुपए। 5000 में मिलने वाला किताबों का कोर्स अब 10,000 से जायद में मिल रहा है। यही नहीं, कॉपी की कम से कम कीमत भी 80 रुपए तक जा पहुँची है। जब बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी तो कैसे गुजारा होगा। एक किताब जो 100 रुपए की सेकंड हैंड मिल जाती थी, अब यही किताब जो है 200-250 रुपए की मिल रही है। पब्लिशर्स के मुताबिक कागज महंगा होने से किताबों की कीमतें बढ़ी। पंजाब हुकूमत कागज के रेट पर काबू पाए तो तालीमी अखराजात कम हो जाएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर मियां रज़ाउल रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रज़ा साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आटा महंगा है पंजाब में बिजली महंगी है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। मतलब आवाम की पहुंच से कुछ भी जो है वो नहीं है, आवाम की पहुंच में हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर है। सर, तालीम भी महंगी कर दी गई है, कौन है जिम्मेदार आपकी नज़र में? जी देखें, जैसे दानियाल उमर की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ये चंद मिल्स मालकान हैं जिन्होंने पेपर की कीमत तकरीबन 1 साल के अंदर डबल से भी ज़्यादा कर दी है बल्कि। और जैसे ये अभी आपकी रिपोर्ट में ये बात भी डिस्कस हुई कि 7 अरब की किताबें पहले PCTB प्रिंट करता था, इस साल वो 14 अरब की प्रिंट करेगा। और अगर इसको हम प्राइवेटली देखें कि जो प्राइवेटली पब्लिशर्स हैं वो तकरीबन 25 अरब की प्रिंट करते थे, इस साल वो 50 अरब की प्रिंट करेंगे। तो ये टोटल मिला के 32 अरब लोगों की जेबों से निकलने जा रहा है सिर्फ पेपर की कीमत बढ़ने की मद में। तो अब वही सवाल वही आ जाता है कि बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे, तालीम हमारे यहाँ आम कैसे होगी, हम एक लिटरेट माशरे में कैसे रहेंगे, पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ा लिखा पाकिस्तान कैसे बनेगा, और हम तरक्की कब करेंगे। हम तरक्की करने की बजाय हम तो अपने बच्चों की तंजली करते जा रहे हैं। तो हमें तो अपने इन सारे मामलात पे गौर करने की बेहद ज़रूरत है। देखिए, इन तमाम कीमतों को रेगुलेट करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हमारे मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है, वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और यही उनकी कारकर्दगी होती है। अगर आप यहाँ देखें ना, हमारे मिनिस्टर्स तो किन कामों में लगे हुए हैं और जो काम करने की चीज़ है उस पर उनकी तवज्जो नहीं है, और लोगों की जेबों से 32 अरब रुपया निकाल लिया गया है। इसके ऊपर तो कोई हाई कोर्ट वगैरह ही नोटिस ले सकते हैं या वही इस मामले को देख सकते हैं। हमारी तरह के तो लोग आके तो सिर्फ आके कोई बयान दे सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर कोई तवज्जो दीजिए। देखें, हमारे मुल्क में पहले ही कोई 23 मिलियन बच्चे जो हैं। की माज़रत की रिक्वेस्ट, ये अपना मौक़िफ़ आपने किसी के सामने रखा, किसी से कोई बातचीत की हो, क्योंकि जाहिर है आपके दिल में भी दर्द होगा ना पेरेंट्स के हवाले से कि भाई माँ बाप कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं। आज के दौर में तो एक अगर घर का फर्द कमा रहा है, गुजारा होते नहीं जब तक दोनों मियाँ बीवी कमाने के लिए बाहर ना निकले। आपने किसी के सामने अपना मौक़िफ़ रखा? जी महक, बिल्कुल। देखें, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने 3-4 प्रपोजल्स पेश किए हैं। एक तो प्रपोजल बड़ा आसान ये था कि अगर आप इंपोर्ट का जो पेपर आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी और उस पर जो सेल टैक्स है उसका रिलीफ दे दिया जाए तो वो पेपर बड़ा इकोनॉमिकल पाकिस्तान में आएगा, और जब वो उस पेपर की कीमत यहाँ के लोकल पेपर से कम होगी तो यहाँ की मिलों को मजबूरन अपनी कीमत कम करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा और इससे किताबें हमारी सस्ती हो जाएंगी। दूसरी गुजारिश हमने कुछ पेरेंट्स के एंड पे भी की कि आप बराए करम
बुक्स को आप दोबारा सर्कुलर कर दिया करें, यानी बुक्स को अगले साल दोबारा पढ़ाया जा सकता है। बुक्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू कर लें, और अगर एक क्लास के बच्चे की बुक्स हैं जिसने 4 से 5 में जाना है, तो 5 वाला किसी बच्चे से बुक एक्सचेंज करके तो उसको अपनी बुक्स दे दी जाएं और उससे वो बुक्स लेके बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। तीसरा, यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि देखें जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो बुक्स वो किताबें लगाई जाती हैं बच्चों को, एक तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा वो जो किताबें लगाई जाती हैं उसमें से तकरीबन आधी किताब पढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा कैलेंडर ईयर है एजुकेशन का वो 245 दिन का है, जबकि हमारे बच्चे बामुश्किल 145 दिन स्कूल जाते हैं। तो पूरी किताब तो पढ़ी जा नहीं सकती है, लेकिन आपको खरीदनी पूरी पड़ती है। तो बराए करम इसको PDF फॉर्म में वालिदैन को दे दिया जाए, और वालिदैन जो उसमें से जितना पोर्शन कॉपी करवाना चाहते हैं, फोटोस्टेट करवा के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उतना पढ़ा लें। अदरवाइज अगर हम ये समझेंगे कि कीमत वालिदैन अफोर्ड कर लेंगे, बच्चे की तालीम अफोर्ड कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल है। आजकल की जो हमारे इन्फ्लेशन के हालात हैं, जहां घर का किचन चलाना मुश्किल हुआ है, बच्चों की तालीम के ऊपर भी अगर डबल खर्चा आना शुरू हो जाएगा तो लोग मजबूर हो जाएंगे अपने बच्चों को तालीम से रोकने पे। या पॉइंट उठाए हैं, बड़ी अच्छी आपने जो है चीजें आगे पहुंचाई हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। कुछ उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई जवाब आ जाए? देखिए, बहुत सारी अथॉरिटीज जवाब देती हैं, लेकिन जो आजकल सियासी हलचल चल रही है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। तो मेरी दोबारा आज आपके प्रोग्राम में जो ये बात सारी हुई है, मेरा ख्याल है कि ये मैसेज मेरी उस बात से बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे चला गया है, और आज आपका इस मौजू को उठाना, लोगों के नोटिस में लेके आना, अथॉरिटीज़ के नोटिस में आना, मुझे उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव रास्ते निकलेंगे और कोई ऐसा मामला होगा जो हमारे बच्चों की तालीम के हक़ में बेहतर होगा। सही, ठीक है सर, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू कर। और बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए क्योंकि हमने खुद देखा है, हमने तो भाई अपने टाइम पे स्कॉलरशिप पे पढ़ा था, लेकिन वही चीज़ें अगर हम अब देखें तो चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। लेकिन उम्मीद ये भी की जा सकती है कि भाई हो सकता है कि एक वक्त आए कि बच्चों को किताबों की ज़रूरत ही ना हो, और जो बच्चे हैं वो मोबाइलों से पढ़ना शुरू कर दें। और ये अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, वो चीज़ें जो हैं बच्चों को अब इंस्पायर करना शुरू हो गई हैं, टेक्नोलॉजी मज़ीद एडवांस हो गई है। जरा आपको बताएं कि व्हाट्सएप सार्फिन जो है उनके लिए अच्छी खबर है, और वो बच्चे जो कि व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। व्हाट्सएप अब इंटरनेट के बगैर भी काम करेगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेटा कंपनी ने नया फीचर मुतारिफ करवा दिया है। ये फीचर सिर्फ उन इलाकों में काम करेगा जहां हुकूमत या इंतजामिया की जानिब से इंटरनेट ब्लॉक किया गया है और वहां व्हाट्सएप पर पाबंदी है। यूजर्स प्रॉक्सी सर्वर के जरिए व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रॉक्सी नेटवर्क सर्वर मुफ्त इंटरनेट फराहम करेंगे। प्रॉक्सी सपोर्ट फीचर ताज़ा तरीन वर्जन वाले सार्फिन के लिए बाज़ाबता तौर पर दस्तयाब है। सार्फिन को सबसे पहले अपने फ़ोन में फ्री प्रॉक्सी इंटरनेट सर्वर डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद वो व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर इस प्रॉक्सी सर्वर को व्हाट्सएप से जोड़ सकते हैं। इस फीचर के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि सारिफ को पहले से मालूम होना चाहिए कि फ्री प्रॉक्सी इंटरनेट सर्वर कौन से हैं और कौन सा सर्वर ज्यादा महफूज है, ताकि आपका डेटा लीक ना हो। इस सिलसिले में व्हाट्सएप सार्फिन की रहनुमाई नहीं करेगा, सो ये एहतियात आपको खुद करनी है। वेलकम बैक जी। अब आपको बताएं कि एक वक्त था कि पख्तून मुआशरे में मुआशरती मसाइल, गमी, खुशी और आपसी गपशप के लिए गांव की सतह पर इज्तिमाई हुजरों में लोग इकट्ठे होते थे, डिस्कशन करते थे। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी आने के बाद हुजरों की अहमियत जो है वो मादूम होना शुरू हो गई है। स्वात की तहसील है मटा, जहां पर हुजरों को दोबारा से आबाद करने की काविशें जारी हैं। मजीद जानेंगे, सैयद शहाबुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया। शहाब बताएगा ये काविशें कहाँ तक पहुंची हैं, क्या जो है वो प्लान तरतीब दिया गया है, किस तरह से दोबारा से इन चीजों को आबाद किया जाएगा। इस वक्त मैं तहसील मटा के इलाके दारमई में मौजूद हूँ। पहाड़ी चोटी है और एक तारीखी हुजरा है। अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके तो लकड़ी से बना हुआ ये हुजरा है जो तारीखी अहमियत का हामिल रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस हुजरे में बड़ी तादाद में लोग मौजूद है, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्ची भी हैं। हम बात भी करेंगे कि माजी जो हमारे हुजरे हुआ करते थे, ये लोगों के लिए मुआशरती मसाइल उजागर करने का एक मरकज़ हुआ करता
जाता था। जैसे आजकल आप देखें फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी इस तरह की सोशल मीडिया की चीज़ें हैं। अब लोग जो है मोबाइल में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि ये आज हमने ऑनलाइन हुजरे का आगाज़ किया है। हमारी शनाख्त जो है वो हमारी सकाफ़त और हमारी ज़ुबान में है। अगर हम अपनी सकाफ़त को बोल दें तो हमारी शनाख्त को ख़तरा है। इसीलिए इस किस्म के हुजरों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। इस तरह की महफिलें अगर हो, हुजरे आबाद हो, तो नौजवानों को आगे जाने में कितनी मदद मिलेगी? जी शुक्रिया जी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो यंगस्टर है उनसे ये शिकायत आ रही है कि उनकी बिहेवियर चेंज हो रही है। तो उसकी वजह यही है कि हमारे जो हुजरे में बैठने की जो रिवायत थी वो ख़त्म हो गई है। ये हुजरा जो था ये हमारे लिए यूनिवर्सिटी का काम करता था। हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे होते थे तो उनसे हम सीखते थे कि हमारी सकाफत क्या है, हमारे नर्म्स क्या है। बिल्कुल आपने बातें सुनी, बुजुर्गों की भी, नौजवानों की भी। तो हुजरे जो है दोबारा आबाद करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पुराने ज़माने में हुजरे हुआ करते थे तो मौसीकी का प्रोग्राम भी हुआ करता था, मौसीकी की महफिलें जो है वो सजती थी और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोबारा वही रबाब है, वही मौसीकी है, वही दुने हैं। तो हम अब सुनेंगे भी। अगर कदीम ज़माने के इन मराकिज़ हुजरों को दोबारा आबाद किया जाए तो इससे न सिर्फ इज्तिमाई वहदत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि मादूम होती पख्तून सकाफ़त भी दोबारा ज़िंदा हो सकेगी। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आटे के बहरान की। पूरे मुल्क में परेशानी है, कहीं आटा नहीं मिल रहा। लोगों की लंबी लंबी हमें लाइनें नज़र आती हैं जो कि बेचारे आटे के हुसूल के लिए खड़े होते हैं। कहते हैं जी पैसे ले लें लेकिन आटा दे दे। शक्करगढ़ की क्या सूरत हाल है? काशिफ जावेद हमें वहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। जी काशिफ बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अवाम में आटे के हसूल की मुश्किलात को सामने रखते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से दिए गए अहकामात के बाद डिप्टी कमिश्नर नारोवाल शाहरुख खान न्याजी की जानब से फ्लोर मिल को जो गंदम का कोटा है वो बढ़ा दिया गया है। इस वक्त जिला भर में 9 फ्लोर मिल्स अवाम को आटा फराम कर रही हैं। कोटा बढ़ाने से पहले 134 टन जो 1370 बोरी बनते थे उनमें 9383 10 किलो के बैग अवाम को फराम किए जा रहे थे, जबकि अब 174 टन के साथ 1740 बोरी में जो 12180 10 किलोग्राम के थैले के बैग बनते हैं वो सेल पॉइंट और मार्केट में फराम किए जा रहे हैं। जबकि जो डिप्टी कमिश्नर नारावाला है उनकी जानब से अवामी मुश्किलात को सामने रखते हुए जिला भर में जो सेल पॉइंट थे वो 15 से उनकी तादाद बढ़ाकर 28 कर दी गई है, जहां पर 10,310 किलोग्राम के जो थैले हैं वो आवाम को फराम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का यह कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से जो गंदम का जो कोटा बढ़ाने के अहकाम जारी किए गए थे, अगर फ्लोर मिल्स को ये दोगुना कर दिया जाए तो फ्लोर मिल्स भी आवाम को, शहरियों को आटा आसानी से फराम कर सकते हैं, जिससे की मुश्किलात में काफी हद तक कमी आ सकती है। ठीक है काशिफ, आपका बेहद शुक्रिया। अभी लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि दमा या अस्थमा एक दायमी मरज है जो ताउम्र इंसान को अपनी गिरफ्त में जकड़ कर रखता है। दमे के मरज की कई अलामात होती हैं, जैसे सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आना, खांसी होना, सांस फूलना, सीने का दर्द, नींद में बेचैनी या फिर परेशानी और थकावट वगैरह। एलर्जी, धूल मट्टी, मौसम की तब्दीली और सांस की नालियों में इन्फेक्शन के सबब पैदा होने वाली बीमारी को अस्थमा कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या अस्थमा वक्त के साथ साथ बढ़ जाता है और क्या इसका कोई इलाज मौजूद है, इसकी कोई एहतियात है, या फिर आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पैटर्न सेट करें कि आप कभी भी इस चीज़ का शिकार ही ना हो। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर गुलफशा रजी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहबा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा, मुझे बताइएगा कि जैसे कि हमने कहा कि ये सारी जिंदगी मरज आपके साथ साथ रहता है, तो इसका क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट मौजूद है कि इसको हम ये समझें कि अच्छा ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद अब आप अस्थमा के पेशेंट नहीं है, अब आपको अस्थमा नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो अस्थमा है ये बहुत सारी इकसाम का होता है। एक अस्थमा इंटरमिटेंट होता है, इसको हम इंटरमिटेंट कहते हैं। ये मौसमी होता है या मरीज को होता है और फिर खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। खुद ठीक हो जाएगा जब उसको जो एक्सपोजर हो रहा था, जो जिस चीज़ से उसको तकलीफ थी वो ख़त्म हो गई तो वो खुद ठीक भी हो जाएगा। मगर जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे किसी को अगर 1 महीने की तकलीफ हुई, किसी को 1.5 महीने की तकलीफ हुई और वो ठीक हो गई
और उसने कोई इलाज नहीं किया, तो अगली दफ़ा जब उसको तकलीफ होती है तो वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म के अंदर जो सांस की नालियाँ हैं वो सूज जाती हैं, जिसकी वजह से उसको अगली दफ़ा वाला जो एक रिएक्शन है वो ज़्यादा आता है। इसलिए जब दमा हो रहा हो, जब सांस में तंगी हो रही है या खांसी हो रही है, तो उसका इलाज करवाना चाहिए फ़ौरन। अगर हम उसका इलाज करते हैं, जी बोलिए। जी, अगर हम उसका इलाज करते हैं उस वक्त के लिए जिस वक्त उसको तकलीफ हुई, 1 महीने 1.5 महीने की भी, तो एक तो नेक्स्ट टाइम वो उतनी ही तकलीफ का शिकार होगा अगर हुआ तो, और दूसरे अंदर से बिल्कुल हेल्दी होगा। और ये जो दमा है ये बेशक सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन ये एक्सपोजर डिपेंडेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर औकात। तो अगर आप इलाका चेंज कर लेते हैं, या वो धूल मिट्टी या वो धुआं या बारिश या ओस, इन चीज़ों से आपका एक्सपोजर बच जाता है, तो फिर आपको नहीं भी होता। ये इंटरमिटेंट है। अगर इंटरमिटेंट का इलाज किया जाए तो परसिस्टेंट नहीं होता, यानी कि जो मुस्तकिल रहने वाला हो। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि एक नॉर्मल खांसी है और एक एस्थमा है, ठीक है, आपको उसमें भी खांसी हो रही है। अब आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि यार ये तो नॉर्मल खांसी है, जैसे मौसम बदला ना, मुझे खांसी हो रही है तो मैं ये समझूंगी ये तो नॉर्मल सी खांसी है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये एस्थमा है तो ये मैं अंदाजा कैसे लगा सकती हूँ? देखिए, खांसी और सांस का फूलना, ये 4-5 अलामात ऐसी आती हैं जो कि फेफड़े से मुताल्लिक होती हैं। अब इनके पीछे बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ 2-4 ही हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। लिहाजा अगर किसी शख्स को खांसी रह रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको मौलिज के पास चले जाना चाहिए कि अब उसे पता चले कि ये खांसी हो क्यों रही है। अच्छा, एक चीज़ तो है एस्थमा, जिसके अंदर भी खांसी होती है सांस की तकलीफ से पहले, यानी कि इब्तिदाई अलामात होती हैं। तो वो खांसी, उसको हम कहते हैं कफ वेरिएंट एस्थमा, मतलब वो दमे का शिकार हो रहा है मरीज, लेकिन उसकी अलामात में भी सांस की खराबी नहीं है, अभी सिर्फ खांसी है, ठीक है, तो वो कफ वेरिएंट एस्थमा होता है। उसको भी हम एस्थमा की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन जो आजकल के मौसम में वायरल इन्फेक्शंस आते हैं और चले जाते हैं, वो खांसी छोड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि पोस्ट वायरल कफ हो गई है। पोस्ट वायरल कफ का इलाज है, अगर किसी को बहुत ट्रबलसम है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत परेशान है वो अपनी खांसी से, तो उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर उसका इलाज ना भी किया जाए तो वो अपनी कुव्वत मुदाफियत से उसको तकरीबन 2 महीने के टाइम में ठीक कर पाता है, इससे कम में वो ठीक नहीं होती। उसमें मरीज को कुछ नहीं होता, बस खांसी होती है, सफ़ेद बलगम या कभी बलगम के बगैर भी खांसी होती है, और उसका इलाज किया जाता है। लेकिन जो एक बात खास आम को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो खांसी का इलाज नहीं है। जी। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बार बार सिर्फ खांसी के लिए गलत है। खांसी का इलाज होता है, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स से नहीं होता, वो दूसरी अद्वियात से होता है। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरस के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं करती हैं। लिहाजा वायरस आके चला गया, अब आप सिर्फ खांसी के लिए, उस खांसी के लिए जिसमें बुखार नहीं है, जिसमें बलगम पीला नहीं है, हल्का सफ़ेद ट्रांसपेरेंट या सब्ज रंग का आ रहा है, कोई बात नहीं, ये एलर्जिक अलामात हैं कि इस रंग का बलगम आए। हाँ, पीले रंग का बलगम है, खांसी के साथ बुखार है, तो फिर उसके अंदर ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक्स की, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है हमारी माशरे में, और एंटीबायोटिक्स की इजादात कम हैं। तो ऐसा ना हो कि एक वक्त आए हमारे बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल में एंटीबायोटिक्स ना रहे इस्तेमाल करने के लिए। लिहाजा ये खांसी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो भी एस्थमा का शिकार हो सकते हैं? ये चीज़ इनहेरिटेड होती है कि आपके बाप दादा में है, या आपकी माँ को है, या आपके नानी को है, और फिर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है, ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है, और ज़्यादातर वक्त एस्थमा इनहेरिटेंट ही होता है, ज़्यादातर मौरूसी ही होता है। अक्सर औकात बच्चों को बचपन से ही तकलीफ होती है। जिन लोगों को बड़ी उम्र में तकलीफ होती है उसका मतलब ये होता है कि उनको वो एक्सपोजर मिला नहीं था जिससे वो एलर्जिक थे। ये एक तरह की एलर्जी है, मगर ये सीने में उतर गई। जब सीने में उतर गई तो इसका दमे की तरह से इलाज होगा। जिन लोगों को बचपन से, जैसे 3 साल की उम्र से, 2 साल की उम्र से अस्थमा होता है, वो अक्सर औकात जब वो 12, 13, 14 साल की उम्र तक पहुँचते हैं वो ठीक भी हो जाता है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि उस वक्त भी प्रॉपर इलाज हो रहा हो, ताकि अंदर सूजन, अंदर जो सोजिश है वो ख़त्म रहे पूरे वक्त। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है। डॉक्टर साहब, कता कलामी की माजरत, मुझे ये बताएं कि 2 या 3 साल के बच्चे को अगर एस्थमा है तो माँ को कैसे पता चलेगा कि ये एस्थमा है, ये नॉर्मल खांसी है? मतलब वही प्रोसीजर के 2-3 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएं? बिल्कुल, एक तो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। दूसरे, सीने में आवाज़ सुनी जाती है
जब हम आवाज़ सुनते हैं सीने में तो हमें पता चलता है कि इसमें सीटी की आवाज़, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में वीजिंग कहते हैं, वीजिंग आ रही है। तो जब किसी को वीजिंग आ रही होती है तो अगर बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे हम नेबुलाइजर की एक डोज बताते हैं कि वो ऑब्वियसली इन्हेलर नहीं ले सकता, और अगर वो थोड़ा समझदार बच्चा होता है तो वो इन्हेलर भी लेता है। इन्हेलर लेते हुए बच्चे की खांसी मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाती है और उसको सांस की कोई तकलीफ नहीं होती। अगर यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे इलाज शुरू नहीं होगा तो ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी, और फिर वो जो एक हमारी ख्वाहिश है कि 13-14 साल की उम्र में इसका अस्थमा मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए, वो ठीक भी नहीं हो पाएगा उस तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इनटेक आपका क्या होना चाहिए, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए? फ़र्ज़ कर लें अगर कोई भी अस्थमा का पेशेंट है तो उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या आप लोग रिकमेंड करते हैं? अच्छा, वैसे तो हमें सिर्फ परहेज़ जो हमसे मरीज़ पूछता है वो हम बोलते हैं कि ठंडा और खट्टा इस्तेमाल ना करें, या अगर कोई फूड एलर्जी है तो जो फूड एलर्जी जिसकी होती है बच्चों में अमूमन मिलती है, उनको चावल से हो सकती है, उनको दही खाने से हो सकती है, लेकिन जिसको होती है सिर्फ उसको ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप ये परहेज़ करेंगे तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, आप दही छोड़ देंगे, आप दूध छोड़ देंगे, आप चावल छोड़ देंगे तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, ये बात नहीं है। अगर किसी को फूड एलर्जी है तो वो खास तौर पे बताता है कि ये चीज़ खाई थी मैंने, जैसे कुछ लोग मूंगफली से भी एलर्जी होते हैं, ये चीज़ खाई थी मैंने तो इस वजह से मुझे ये तकलीफ होना शुरू हो गई विदिन 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे के दौरान। तो वो तो चलें फूड एलर्जी है, उसके तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, इवन एडल्ट्स के अंदर भी दमे के अंदर बहुत अच्छा रोल है सी फूड का। अगर आप सी फूड का इस्तेमाल करते हैं, मछली का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉन्स का, झींगों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं कि जो आपको बहुत बेनिफिट देते हैं, आपके रिस्पायरेटरी एपिथेलियम को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये कि बच्चों में ये ज़रूर करना चाहिए कि उनकी क्योंकि वो क्योर की उम्र में, अब वो उनको बेशक हम ट्रीट कर रहे हैं मगर वो क्योर भी हो जाएंगे, कंप्लीट क्योर हो जाएंगे, उनको आगे अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको आगे प्रॉब्लम ना रहे, तो ये कि उनको मछली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सी फूड आपने कहा ना, और मैं ये चाहती हूँ जरा वेजिटेबल और फ्रूट्स के हवाले से भी आप थोड़ा गाइड करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, इवन बच्चे भी नहीं बड़े भी हो, तो हम ये कहते हैं कि जो फ्रूट सीजनल फ्रूट है तो बड़ा ज़रूरी है खाना। बिल्कुल खाएं, तो उस हवाले से भी मैं चाहती हूँ आप थोड़ा गाइड करें। अल्लाह ताला ने सीजनल फ्रूट निकाले ही इसलिए हैं कि उसके अंदर वो वाइटामिन हैं जो उस वक्त की ज़रूरत हैं। जैसे कुछ लोग जो है ना माल्टे का और कीनू का ही परहेज शुरू कर देते हैं कि जी खांसी हो रही है। नहीं, खट्टा बेशक ना खाएं, खट्टे से अस्थमा या दमा तो नहीं होगा मगर गले में खराश हो जाएगी। तो वो गले में खराश अलग चीज़ है जो खट्टा खाने से हो गई, उससे आप थोड़ा सा परेशान हुए या जैसे कहें चाहिए वायरल इन्फेक्शन कोई दोबारा कैच कर लिया, वो बातें अपनी जगह। लेकिन इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है कि वो आपके एपिथेलियम की रिकवरी करता है। कोई उसमें सोजिश होती है उसको उतारता है, कोई उसमें वूंड होता है उसको हील करता है। तो विटामिन सी को छोड़ने की या मौसमी फल को छोड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। फल का इस्तेमाल दिन में करना चाहिए, ये एक जैसे कहना चाहिए फूड कोड भी है ना, जो आप मील लेते हैं उसका एक कोड भी होता है कि आप दोपहर के वक्त फल का इस्तेमाल करते हैं, रात के वक्त आप मीठे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कि दिन में लें फल, दिन में दूध लें, दिन में दही लें, ताकि आपको रात को गले में खराश या बेचैनी की शिकायत ना हो और आपकी रात ख़राब ना हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों में किसी ख़ास परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको हर फल लेना चाहिए, उसके अपने फ़वाइद हैं और वो फ़वाइद आपको मिलने चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, आपने क्या देखा है कि गुज़श्ता कई सालों में ये मरज़ बढ़ा है? क्या आप इसको रेट करेंगी कि 10 में से कितने % लोग हैं इस वक्त जो कि इस मरज़ का शिकार हैं? बेशक जितने पेशेंट्स हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जो है कहवे पी के या दूसरे तरीक़े इलाज से अपने आप को ठीक रख रहे होते हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा रोल है हमारी पोल्यूशन का। हमारे दरख्तों की कमी है, मौसम अच्छा नहीं है, एहतियात नहीं है, पोल्यूशन, धुआं, धूल, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। हर दूसरी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे मिट्टी उठती है, उसी के अंदर लोग जो है सफ़र कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इससे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है अस्थमा के अंदर। लेकिन हाँ, ट्रीटमेंट लेने से मरीज़ ठीक हो जाता है। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो इन्हेलर होता है, जैसे आप भी बता रही थी ना कि हम ज़ाहिरी सी बात है कि बच्चों को तो हम वो नहीं दे सकते ना, बच्चों के लिए तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जो बड़े हैं वो तो यूज़ करते हैं। वो कितना इफेक्टिव है? कहते हैं कि आदत पड़ जाती है आपको अगर आप एक दफ़ा यूज़ करना शुरू कर देते। ये असल में जो है ना एक मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ये पहले इंसुलिन के लिए भी हुआ करते थे, अब इंसुलिन के लिए थोड़े मामलात अच्छे हो गए कि जो है लोग समझने लगे हैं। इस तरह लोग इन्हेलर्स के मुतालिक भी समझने लगे हैं कि इन्हेलर के अंदर फार्मूले हैं।
जैसे गोलियों में होते हैं, जैसे शरबतों में होते हैं, फार्मूले हैं, दवाइयाँ हैं वो, और वो लोकल है। जिसे कहें कि आपके हाथ में कोई दांत बनता है तो आप उस पर क्रीम लगाते हैं ना, वो आपके खून में नहीं जाता। जी जी। इसी तरह जो इनहेलर है, जब उसको आप लेते हैं तो वो फेफड़े में जाता है, एयरवेज पे काम करता है, और टोटल डोज में से बहुत मिनिमम डोज उसकी एब्जॉर्ब होती है खून में। यही वजह है कि उसमें जो फार्मूलाज हैं, अगर आप उनकी गोलियां इस्तेमाल करते हैं, उनके शरबत इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप इनहेलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, आदत नहीं बन जाती, बिल्कुल आदत नहीं बन जाती। जिन लोगों को इंटरमिटेंट अस्थमा है, उनको तो 1.5 महीने 2 महीने के बाद इनहेलर बंद करवा देते हैं। तो जब इनहेलर बंद करवा देते हैं वो उसके बाद इनहेलर फ्री रहते हैं, बल्कि पूरी मुकम्मल तौर पे ड्रग फ्री रहते हैं बाकी पूरा साल, लेकिन वो इंटरमिटेंट अस्थमा है। अब अगर कोई परसिस्टेंट अस्थमा में लैंड कर ही गया है, अब अगर कोई परसिस्टेंट अस्थमा का मरीज है तो उसको तो इनहेलर पूरे वक्त चलेगा। और क्यों चलेगा? क्योंकि उसको अच्छा सांस चाहिए जो उसका हक है, तो उसको पूरे वक्त इनहेलर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदत बन जाती है। बेसिकली अगर आपकी जरूरत ज्यादा होती है तो आपको लेना पड़ता है, और लेना चाहिए भी, क्योंकि आपको सांस लेने का भी हक है। लास्ट में शॉर्टली आप कमेंट कर दीजिए, आपका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आप इस चीज़ का शिकार कभी अपनी ज़िंदगी में हो ही ना? आपका मतलब क्या आप रिकमेंड करती हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए? अच्छा देखिए, ये मुकम्मल तौर पे तो बस में नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी हुई होती हैं, समझिए। ये मुकम्मल तौर पे तो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से, अगर आपके पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। देखिए, इस्लामाबाद में पोलन की एलर्जी होती है, ठीक है ना। अब पोलन की एलर्जी जिनको बहुत ज़्यादा होती है वो इस्लामाबाद छोड़ देते हैं उस सीज़न के अंदर, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते हैं। कराची में हमारे पास पोल्यूशन और धुएं का मसला है, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे मुल्क चले गए या किसी दूसरे शहर चले गए, उन्होंने कहा हमें तो तकलीफ ही नहीं हुई, हम लेते थे इनहेलर, मुस्तकिल लेते थे, हमें ज़रूरत पड़ती थी, मगर हमने इनहेलर छोड़ दिया और हमें कोई तकलीफ ही नहीं हुई। तो ये एक मसला है कि आपके पास अंदर एक्शन जाता है तो अंदर से रिएक्शन आता है, जिसको हम दमा कह सकते हैं। या तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, आपका एंटीजन चेंज हो जाए, तो आप क्योर हो जाएंगे खुद ब खुद। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद कर रही थी, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं भाई, हम पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं। हम सबको पता है पाकिस्तान की मईशत को मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी ने बुरी तरह से इफेक्ट किया है। गुर्बत और महंगाई में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान को मजबूरन IMF से रुजू करना पड़ा। वर्ल्ड बैंक ने आलमी मुआशी असरात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। मौजूदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 4% के बजाय 2% रहने की पेशगोई की गई है। इस रिपोर्ट में अगले साल मुआशी बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। रूस यूक्रेन जंग ने आलमी मईशत को सुस्त रवि का शिकार कर दिया है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। आलमी बैंक ने तबाहकुन सैलाब के असरात और सियासी अदम इस्तेहकाम को पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी मुश्किलात करार दे दिया। मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% तक महदूद रहने का खदशा। हुकूमत ने 5% ग्रोथ का हदफ मुकर्रर कर रखा है। ताहम अगले माली साल 3.2% मुआशी ग्रोथ के साथ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों समेत मुश्किल मुआशी हालात का सामना है। दिसंबर 2022 में महंगाई की शरह 24.5% रही, जो 1970 की दिहाई के बाद बुलंद तरीन सतह है। सैलाब के बायस GDP को 4.8% के मुसावी नुकसान पहुंचा। 37% आबादी को रोजगार देने वाला ज़राई शोबा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। सैलाब से 90 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो गए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जून से दिसंबर तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 14% गिर चुकी। ज़र मुबादला ज़खायर में कमी के बायस पाकिस्तान को IMF से रुजू करना पड़ा। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए कौमी तरक्याती बजट के 1.6 गुना फंड्स दरकार हैं। मौसमियाती शिद्दत खुराक और जरूरी अशिया की सप्लाई को मुतासर कर सकती है। ज़राई पैदावार और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का भी खदशा है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर खाका नजीम माहिर मईशत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तानी हमेशा ये सोचता है कि यार कभी ना कभी तो हमारी मईशत बेहतर होगी, कभी ना कभी तो हम भी सुख का सांस लेंगे, लेकिन हर गुजरता दिन चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट कर देता है। प्लीज़ मुझे ये बताएगा कि जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, क्या लगता है आपको कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ फ़ायदेमंद होंगी, कुछ सूदमंद होंगी, कुछ वे आउट निकल पाएगा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, गुड टू बी ऑन समा। देखिए, एक तो यह है कि ये एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिनीवा में जो क्लाइमेट रेजिलियंस पे थी, और ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक मोमेंट था एंड इट वाज अ डिप्लोमेटिक मोमेंट व्हिच वेंट वेल फॉर पाकिस्तान। सो इस पे थोड़ा सा हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए
कि हमें 8-9 अरब डॉलर के प्लेजेस जो हैं वो मिल गए हैं। प्लेजेस से मतलब है कि ये डेवलपमेंटल लोन्स हैं, 90% रकम जो है ये लोन्स की सूरत में है। ये प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट से वो सड़कें, वो स्कूल, वो घर, वो नदी नाले, वो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स कुछ बन सकेंगे जिससे 33 मिलियन अफराद जो हैं फ्लड्स में डिस्प्लेस हुए। ये याद रखिए कि ये 16-17 अरब डॉलर का तखमीना है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास 5 अरब डॉलर से कम के ज़र मुबादला के ज़खायर हों, वो ये खुद नहीं कर सकता। सो आई एम इन अ सेंस रिलीव्ड, आप कहें इज़ द राइट वर्ड, कि ये प्लेज मिल गए हैं। आने वाले 1, 2 से 3 साल में अगर हम काम करेंगे, उससे मतलब ये है कि अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, PC1 बनाएंगे, उनकी अप्रूवल्स कराएंगे, उनको डोनर्स के साथ एग्री करवाएंगे, तो ये पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आ जाएंगे। शॉर्ट रन चैलेंजेस आता है, आपने सही मेंशन किया, शकील की रिपोर्ट भी अच्छी थी। वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं है और इकोनॉमी जो है वो स्क्वीज हो गई है। इसमें से निकलने का मैंने जब भी आपसे बात किया, एक ही जरिया, वो है IMF। हाँ, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कि मुआशी शरह नमू के हवाले से, तो एक हमारे जहन में आता है कि अच्छा शरह नमू आपकी बेहतर है तो इसका मतलब जी आपकी मईशत बड़ी बेहतर चल रही है। लेकिन गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। अभी तो इस साल का पहला महीना है, लेकिन बात हो रही है कि अगले साल तब्दीली आएगी। यानी मैं ये अंदाज़ा लगाऊं कि इस साल अवाम मज़ीद महंगाई के लिए तैयार हो जाए। So, मतलब लेट मी ट्राई एंड बेस्ट पुट इट, जो बहुत नेगेटिव ना लगे, बट ये जो अगले 6 माह हैं ये हमारे लिए और दुनिया के बेशतर ममालिक के लिए एक मुश्किल टाइम है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि जो कीमतों का बढ़ना है वो काफ़ी ज़्यादा है पिछले साल से जब कंपेयर होता है। इसको नीचे आते आते टाइम लग रहा है और इसमें पाकिस्तान स्पेशली चैलेंज हो गया है, बिकॉज हमारा, आपको पता है, इंपोर्ट पे दारोमदार है और रुपए की कदर में काफी कमी आई है। उससे जो इंपोर्टेड फ्यूल है, जो इंपोर्टेड एनर्जी है, जो इंपोर्टेड वीट है, जो इंपोर्टेड लेंटिल्स हैं, वो सब महंगी हो गई हैं। अब मैं हमेशा कंज्यूमर्स को और अपने भाई बहनों को ये कहता हूँ कि ये 6 महीने और पिछले जो 6 महीने हैं उनमें भी यही कहता रहा हूँ, ये पिछले से भी जरा सख्त हैं, इनको आप मैनेज करें। और मैनेज करने का तरीका, एनर्जी को कंजर्व करें। चाहे आप 8 बल्ब जलाते हो तो 4 जलाएं, अगर आप 2 AC चलाते हैं 1 जलाएं, अगर आप वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं उसको 5 से शाम 9 बजे तक ना करें, बिकॉज रेट्स पीक कर जाते हैं। अब गीजर को ऑन करके यूज करके बंद कर दें, बाहर कम जाएं, खुद कंजर्वेशन करें। हुकूमत को छोड़ दें कि वो क्या कर रही है। इस वक्त चूंकि एक इंस्टेबिलिटी की मुल्क में फिजा है, उस पर एक्शन नहीं हो पा रहे चीज़ों पे। आप अपने घर को ठीक करें, आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं। अगर आप 100 रुपए भी सेव करते हैं ना, तो उसको कोशिश करें वो 125 हो जाए, ताकि जो मुश्किल वक्त है, अब अगर महंगा आटा हो जाए, आप वो अफोर्ड कर सकें। 6 महीने आप यूं गुजारें। उन 6 महीनों के बाद मुझे कभी उम्मीद है कि चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, खैर एक तो हर शख्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने तौर पे अपना किरदार अदा करे, बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट को तनकीद करें, जी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। प्लान्स तरतीब देना, उन पे अमल दरामद करवाना, ये बिल्कुल गवर्नमेंट का काम हो सकता है, लेकिन आपके घरों में आके लाइटें बंद करना, आपके बिला वजह जो आपका पानी बह रहा होता है, बिला वजह आपके घर पे 10 लाइटें जल रही होती हैं, उनको एक पे लेके आना, ये तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं 6 महीने, यानी मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ, ये जो मुझे देख रही है अवाम, वो ये कह सकती है कि अभी महंगाई कहीं कम होती नजर नहीं आ रही, कोई सस्ती चीज नहीं मिलने वाली आने वाले दिनों में। ये आपकी बात इसलिए दुरुस्त है कि हमें अगर IMF का प्रोग्राम करना पड़ा तो कुछ बिजली की कीमत में, कुछ गैस की कीमत में, कुछ टैक्सेस में, कुछ रुपए की कदर में और रद्दो बदल होगा, और ये कोई फेवरेबल टू इन्फ्लेशन नहीं होगा जी। तो ये कोई फेवरेबल टू इन्फ्लेशन नहीं होगा, और चूंकि ये फेवरेबल टू इन्फ्लेशन नहीं होगा, थोड़ा सा बोझ जो है वो पड़ेगा। इसीलिए अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि उसको कम करने की कोशिश कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि ये इस मुश्किल हालात में ये एक मुश्किल चीज़ है जो मैं आपको कह रहा हूं, पर यकीन रखिए कि मैं इससे अच्छी एडवाइस दे नहीं सकता। मैं मैक्रो नंबर्स पाकिस्तान के बहुत करीब होकर देखता भी हूँ, मॉडल भी करता हूँ।
अभी अगले आने वाले महीने, ये भी जनवरी के महीने भी में भी जो प्राइसेस का बढ़ना है वो दिसंबर से ज्यादा आ रहा है। सो प्लीज अपनी जो घर है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, उसमें कंजर्वेशन कीजिए। हुकूमत ने कुछ कदम उठाने की कोशिश की है कंजर्वेशन के लिए, बट रियली जिस वॉर फुटिंग पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त हमने डील करना है वो मुश्किल आ रही है एक ऐसी हुकूमत को जिसमें एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दुनिया की मईशतें सुकड़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। सो ये चैलेंजिंग टाइम है, इसको आपने अपने तरीके से बेहतर हल करने की कोशिश करनी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि आफ्टर कोविड हम इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं कि जी वो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो नून लीग की गवर्नमेंट है। आपने इसहाक डार साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें वो कहते हैं जी कि पीटीआई ने गलत जो है अदादो शुमार अवाम के सामने रखे हैं। डार साहब के आने से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, बट अगेन हुआ कुछ भी नहीं है। तो ये जो 2-3 साल हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, इनसे निकलने का तरीका क्या है? क्या पीटीआई पॉलिसीज नहीं बना सकी, अब वो नून लीग पॉलिसीज बनाएगी? नून लीग भी जब से आई है हमें वो सख्त मुआशी फैसले लेते हुए नजर तो नहीं आई है। तो क्या आपको वे आउट क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए, हमने तो कई दिहाइयों से वो पॉलिसीज नहीं बनाई। हम बिजली का कारोबार जो है वो चला रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें नुकसान दर नुकसान कर रहे हैं। जब नून की हुकूमत पहले छोड़ के गई थी तो 1100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट या नुकसान हो रहा था। जब नून की हुकूमत ने पीटीआई के बाद टेक ओवर किया तो 2400 पे था, अब मेरे ख्याल है वो इससे भी बढ़ गया होगा। गैस में भी 1600 अरब का सर्कुलर डेट खड़ा हो गया। तो ये तो कई दिहाइयों से हम नहीं कर रहे। मैं एक गवर्नमेंट को या किसी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। हम एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, हम एज अ गवर्नमेंट ओवरऑल एज अ स्टेट हम कर नहीं वो पा रहे जो मुश्किल फैसले हैं। अब तो यह है कि हम 6 महीने IMF में रहकर गुजार लें ताकि हमारे कुछ ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्ड हो जाएं, वहां से एक नई हुकूमत जब भी इलेक्शन हो वो टेक ओवर करें और कौम उन पे ये प्रेशर डाले कि जो कलीदी फैसले हैं वो कीजिए। मतलब जिस तरह हम फोन जाकर 5 कंपनी से ले लेते हैं और फोन की कीमत कम हुई है, आप बिजली भी इसी तरह जो है उसको प्राइवेटाइज कीजिए ताकि कंपनीज जो है वो उसको चलाएं, ताकि एफिशिएंसी आए, ताकि ये नुकसानात से मुक्त निकले। तो ये कलीदी फैसले हम उनसे करवाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अगेन वही बात है कि ठीक है, हम कहते हैं जी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनानी है, गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाने हैं, लेकिन आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है? अगर आपके घर में 10 लाइटें या 5 लाइटें या 6 लाइटें जल रही हैं तो उसको कम कर दें। सब लोग एक कमरे में बैठ के मिलजुल के बातें करें ना, ताकि आपकी बिजली भी बचे और आपको एक दूसरे का एहसास भी हो जाए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि तब्दीली सरकार भी तालीम के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं ला सकी। मुल्तान के 1320 सरकारी स्कूल्स में से 80 से ज़ायद स्कूल्स खस्ता हाली का शिकार हैं, जबकि कौम के नन्हे ममार खौफ के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे आमिर इकबाल। से पहले तालीम के शोबे में तब्दीली के दावे हकीकत न बन सके। मुल्तान के सरकारी स्कूल खंडरात में तब्दील होने लगे। मुस्तकबिल के मेहमारों के लिए तालीम का हसूल दुश्वार हो गया। जिला भर के 100 के करीब स्कूलों की हालत न बदली जा सकी। रेनोवेशन पर, उस स्कूल के फर्नीचर की रिपेयर पर, उस स्कूल के फर्नीचर की परचेज पर, ये सारे अखराजात स्कूल कौंसिल्स की मंजूरी के साथ हो सकते हैं और ये स्कूल अपने स्कूल की ज़रूरियात को देखते हुए नीड बेसिस पे उन स्कूलों के काम कराते हैं। स्कूलों की छतें, खिड़कियां और फर्नीचर टूट फूट का शिकार, जबकि दीवारों पर बाड़ समेत कोई सिक्योरिटी इंतजामात मौजूद नहीं। ये बहुत अच्छा स्कूल चलता था, हम भी पढ़ते थे, हमारे बहन भाई पढ़ते थे। ये बहुत अच्छा स्कूल चल रहा था। जो अमीर आदमी थे उन्होंने तो बच्चों को डाल दिया प्राइवेट स्कूल में, जो गरीब आदमी थे उन्होंने फिर छुड़वा के बस काम पे लगा दिया बच्चों को। दौरे हाजिर में भी मुस्तकबिल के मेहमान टाट और चटाइयों पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। स्टूडेंट्स और असातिज़ा ने हुकाम बाला से स्कूलों में फौरी तौर पर सहूलियात फराम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आमिर इकबाल, समा, मुल्तान। अच्छा जी, मुल्तान का इलाका ही है बहादुरपुर। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली के बायस बंद कर दिया गया है। तलबा दूर दराज प्राइवेट स्कूल जाने पर मजबूर हो गए हैं। मेरा नाम फ़ियाज़ इलाही है, मैं यहाँ बहादुरपुर की रिहायशी हूँ। हम आए थे ना, यहाँ खुला होता था ये स्कूल, उसके 1 साल के बाद ही ये बंद हो गया। बच्चे भी चले गए, टीचरें भी चली गई, कोई भी यहाँ नहीं, ना कोई चौकीदार है।
जो अमीर लोग हैं वो तो बिठा लेते हैं, रिक्शों के किराए और स्कूलों के अफोर्ड कर लेते हैं। जो नहीं कर सकते उनके बच्चे जो है वो नशे की आदी हो गए हैं। रात के टाइम जो है ना आके नशा करते हैं। इस गेट को ताला लगाते हैं, 1 दिन 2 दिन के बाद फिर देखते हैं ताला टूट जाता है। क्लासरूम के अंदर फर्नीचर मौजूद है तो बच्चे जो है ना दोबारा पढ़ सकते हैं आके यहाँ, तो दोबारा इसको खोला जाए, बच्चे आके ताकि पढ़ें। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जब सैलाब आया तो बहुत सारे लोगों को मुश्किलात में मुब्तला करके चला गया। सैलाबी रैला कोयटा के इलाके नवाकली की रिहायशी तस्नीम अख्तर का घर बार और जिंदगी की तमाम जमा पूंजी बहा ले गया। अब वो अपने बूढ़े बीमार शौहर के साथ खैमे में रहने पर मजबूर हो गई हैं। डिटेल्स देखिए नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में। तबाहशुदा घर के सामने खैमा लगाए ये हैं 70 साल के मोहम्मद अख्तर और उनकी अहलिया तस्लीम अख्तर, जिनका घर और जिंदगी की तमाम जमा पूंजी सैलाबी रेले में बह गई। परेशान हाल खातून कहती हैं बेरहम सैलाब ने आनन फानन उनकी हस्ती बस्ती जिंदगी को गम में बदल डाला। मेरा डबल स्टोरी घर बना था, मेरी बहुओं का सामान चला गया, बेटियों का चला गया, कोई एक जो तन पे जोड़ा हम लोग पहन के निकले तो वही था हमारे पास। नवाकिली मलिक टाउन के रिहायशी मोहम्मद अख्तर कहते हैं सैलाब की तबाहकारियों से उनकी तकलीफें कम हुई न थी कि बारिश और शदीद सर्दी ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। अर्श से अभी फर्श पे आ गए, हम सर्दी में अभी यहाँ बैठे हुए, अब ठंड में तो गुजारा नहीं होता, हम उम्र के उस हिस्से में। रिक्शा ड्राइवर गुलाम मोहम्मद भी मलिक टाउन के उन मुतासिरीन में से हैं जिनका घर सैलाबी रेले की नजर हो गया। अब वो और उनके मासूम बच्चे अपनी मदद आपके तहत अपना आशियाना बनाने में मसरूफ हैं। ड्राइवरी का रिक्शा है मेरा। अभी सारा ये थोड़ा जगह हमने पैसा इकट्ठा किया, ये जगह मैंने बना लिया, वो सारा पैसा सारा पानी ले गया। 4 माह से जायद वक्त गुजरने के बावजूद भी मोहम्मद अख्तर और गुलाम मोहम्मद जैसे सैकड़ों सैलाब मुतासिरीन अब भी किसी मसीहा के मुंतजिर हैं जो उनकी गमज़दा जिंदगी को दोबारा खुशियों में बदल दे। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। चलें जी अब जरा आगे बढ़ते हैं और सवाल सभी लोगों से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जी कि क्या आप जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, और अगर हाँ आप मुब्तला हैं तो आप तन्हा नहीं हैं, क्योंकि जो बहुत सारे लोग एज फैक्टर के हवाले से उम्र की 4वीं और 5वीं दिहाई में अक्सर अफराद ऐसे होते हैं जो कि इस तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। दर हकीकत उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ जो होती हैं ना आपकी वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए डॉक्टर शुरू से कहते हैं जी आप कैल्शियम का इंटेक बड़ा ज़रूरी बनाएं। अच्छा जी, हड्डियाँ वीक होती हैं जिसके बायस जोड़ों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है। अब ये जोड़ों का दर्द है स्पेशली विंटर्स में ये बड़ा खुल के सामने आता है। इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या आपको एहतियात करनी चाहिए, क्या आपका इंटेक होना चाहिए, कि बड़ा ज़रूरी है ना। तो इसी पर बात करने के लिए हकीम शाह नज़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। हकीम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग कहिएगा। सर्दियों में तो वो कहते हैं जी जोड़ हमारा दुख रहा है, तो ये जो जोड़ दुखता है इसका क्या हल है, क्या होता है हमारे किचन में कि हम बड़ी आसानी से डॉक्टर के पास जाने के बजाय इसका कोई इलाज घर में निकाल लें? देखिए, जब जोड़ों का दर्द शुरू होता है तो याद रखिएगा पहले घुटने के पीछे के हिस्से से शुरू होता है और फिर उसके बाद आस्ते आस्ते ये फ्रंट पे आता है। इसमें टक टक की आवाज़ आती है और घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। कहीं पे बैठ जाते हैं तो चीज़ें पकड़ के उठते हैं जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है, ज़ोर लगा के उठते हैं। और दूसरा ये है कि कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ने शुरू हो जाते हैं और चलते हुए सांस फूलने लग जाता है, अपने पाँव भारी महसूस होने लग जाते हैं। जब घुटनों में सूजन आ रही हो तो ये रोमेटाइज अर्थराइटिस होती है और एक होता है कार्टिलेज का कम हो जाना, जो अर्थराइटिस होती है। तो इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक खोखलापन आ जाता है, इसमें ऑस्टोप्रोसिस की तरफ भी पेशेंट चला जाता है, जैसे हड्डियों का बुरबुरापन कहते हैं। तो आज इसको क्योर करने के लिए देखें, जिस तरह अभी आपने स्टार्ट में ही कह दिया था कि कैल्शियम का इस्तेमाल करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें, लाजमी करें और कोशिश कीजिए कि घर की चीज़ें बना के इस्तेमाल करें, जैसे सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, अरवी, भिंडी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो लेसदार होती हैं। और दूसरा यह है कि इसको ठीक करने के लिए एक 4-5 चीज़ों का मैं नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसे घर पे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। और इसमें जो ठीक है सबसे पहली चीज़ हम ले रहे हैं वो ये है सफ़ेद मूसली। ये साबुत है, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
इसका वज़न आप लेंगे 50 ग्राम। ये इसका पाउडर है, ये 50 ग्राम। और दूसरी चीज़ है ये सिंघाड़ा है, बहुत मशहूर है, रेडियो पे भी मिल जाता है, पथारों पे भी मिल जाता है, आजकल बहुत मौसम है इसका। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इसका पाउडर लिया हमने। ये है अजगन नागोरी, इसमें विटामिन B12 B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये एक चीज़ है, सिंघाड़े की शक्ल की है, लेकिन ये दूसरी चीज़ होती है। ये सूरजजान शीरी है, इसकी शक्ल सिंघाड़े जैसी होती है, लेकिन इसका वज़न हम लेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम। सही है। इन तमाम को मिला लीजिए, बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमकीन, कोई मीठा नहीं है। और महक आपने देखा होगा तो अक्सर लोगों ये आप कितने दिनों के लिए महफूज कर सकते हैं ये पाउडर? ये 2 महीना 3 महीना बना लें आप, कोई नुकसान नहीं है। इसे कम से कम 2-2.5 महीना 3 महीना इस्तेमाल ज़रूर करना है। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा। 5 दिन में आपकी तकलीफ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन इसको रोकना नहीं है। ये इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये जो कार्टिलेज ख़त्म हो गया, ये इसको बनाना शुरू कर देती है। दूसरा, आपने देखा होगा घर में लोग कहीं पे भी पेन होता है तो अपना पेन किलर ऑयल लगाते हैं, किसी भी किस्म का, कोई ऑलिव ऑयल लगाता है, कोई क्या लगाता है। तो आप अपने घर में अपना पेन किलर ऑयल किस तरह बनाएंगे? आपने लेना है लौंग का तेल, ये लौंग का तेल है 30 ml। ठीक है। ये दालचीनी का तेल है, ये भी आपने लेना है 30 ml, 30 ml। और इसमें सिर्फ एक बूटी आती है, ये रतन जोत के नाम से आती है, रतन जोत। ये हमने डाला और इसे 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया, पेन किलर आपके अपने घर में तैयार हो गया। और ये आप टांगों में, कमर पे, कंधों में, कहीं पे भी दर्द हो, आप इसकी मसाज करें, कपड़ा लपेट दें, 10 से 15 मिनट में आपके पेन में आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, अक्सर हमने ये देखा है कि आप नमाज के लिए जब आप रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, या आप बहुत देर बाद चलने के बाद बैठ रहे हैं, तो आपके घुटने चटकते हैं, यानी घुटनों में से आवाज़ आती है, एक कड़क ऐसी आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ किस चीज़ की तरफ इशारा करती है? कि आपके घुटने वीक हो चुके हैं, या मतलब क्या किसी आप बीमारी का शिकार है? क्योंकि हम अमूमन ख़वातीन जो है वो तवज्जो नहीं देती ना इस चीज़ को, कहती हैं अच्छा ठीक है खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा हो? लेकिन जब घुटनों में, जॉइंट्स में आपके विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होगी तो इसमें टक टक की आवाज़ आती है। आवाज़ आना इतना मसला नहीं होता, लेकिन उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। और मैंने ये स्टार्ट में एक बात कही कि जब घुटनों में गैप आता है तो इसमें टक टक की आवाज़ आती है, थोड़ा तेज़ चलते हैं यूँ लगता है घुटना टूट रहा होता है। ये एक जॉइंट्स की प्रॉब्लम है आपकी। तीसरी चीज़ ये है कि आप घिर जाते हैं, आपको उस वक्त पता नहीं चलता, आप अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद आपकी कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है, जिसमें L4 और L5 के मोरे जो हैं वो आपके दब जाते हैं। इसको शाटिका पेन भी कहते हैं, आम उर्दू लफ्ज़ों में अर्कुल निसा का दर्द कहते हैं। जो नुस्खा मैंने अभी बनाकर दिखाया है ये उसमें भी काम करेगी, ये सर्वाइकल पेन में भी काम करेगी, जिनके गर्दन के मोरे जो हिल जाते हैं, जिसमें लेटते और बैठते चक्कर महसूस होते हैं, और कभी कभी हाथ भी सुन होता है, जब S1 का मोरा दबता है तो हाथ या पाँव भी सुन होते हैं, तो ये उसको भी क्लियर करेगी। अच्छा हकीम साहब, हमने अक्सर यही सुना है कि लगाने से बेहतर है कि आप खा लें, वो खाया हुआ आपके चेहरे पे भी नजर आता है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनमें विटामिन डी की कमी है या जिनमें कैल्शियम की कमी है, वो क्या अपनी जो है डाइट उसमें शामिल किया करें? देखें महक, जो आपने भी एक बहुत अच्छी बात बताई, प्रॉब्लम आपके अंदर मौजूद है, तो वो खाने की चीज़ से दूर होगी। लगाने की चीज़ से बाहर का जो पेन है हल्का फुल्का, वो आपके लिए थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है, खत्म होगा। लेकिन आप अगर खाने की, जैसे मैंने अभी बताया, सफ़ेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है, और दूसरा ये है कि सिंघाड़ा में कैल्शियम है, अजगन नागौरी में विटामिन B12 B6 पाया जाता है। तो आप ये चीज़ें, आपकी मिनरल्स इससे पूरी होती जाती हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, आपकी सब्जियाँ मिलती हैं, भिंडी अरवी है, इसमें लेसदार होती हैं, ये हड्डियों का गुदा भी पूरा करती है। अच्छा, यानी वो सब्जियां जो कि लेसदार है, आपको उनका इस्तेमाल ज्यादा रखना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, अक्सर हमने देखा है कि आपकी जो उंगलियों के जोड़ हैं, अक्सर हमने देखा है ना कि लोग ऐसे उंगलियां जो है वो तोड़ते मरोड़ते हैं अपनी, उसमें से पटाखों की आवाज़ें आना शुरू होती हैं, तो वो एक टाइम पे आपकी उंगलियों को टेढ़ा कर देती हैं, या आपकी उंगलियों के ये जो छोटे छोटे जोड़ हैं इसमें भी दर्द पैदा कर देती हैं।
ये वक्त के साथ साथ या उम्र के साथ साथ कि मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है कि उनकी उंगलियों के जोड़ों में दर्द होती है। तो हकीम साहब इसका क्या इलाज है? या इस वो कहते हैं ना, हमारे तो बड़े ही कहते हैं कि उंगलियों से पटाखे नहीं निकालने चाहिए, उनको चटकना नहीं चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर होते हैं कुछ लोग। देखिए, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो उंगलियां यूं मुड़ जाती हैं, या पाँव की भी उंगलियां एक दूसरे के ऊपर यूं करके आ जाती हैं, ऐसे करके आ जाती हैं। तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं। विटामिन डी की वजह से टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए अपना चेकअप वक्त से करवाना चाहिए। अगर किसी के वालिदैन में, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विरासत से आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, ये चीज़ें। इसी तरीके से अर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द भी है, ये विरासत से चलता हुआ आता है। तो अगर किसी की विरासत में हो तो वो हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, अपना विटामिन डी और कैल्शियम। आजकल तो विटामिन डी जो है पहले ख़वातीन में कम होता था क्योंकि वो सारा दिन घर पे रहती थी, आजकल मर्द हज़रात का भी कम हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है वो सीने पे बोझ महसूस होना, सांस फूलना, कमज़ोरी फील करना, सुस्ती, काहली होना, कहीं जाने को मन नहीं करता हो, तो ये विटामिन डी की कमी की निशानी होती है। ठीक। अच्छा हकीम साहब, लास्ट में मुझे ये बताएं कि एक टाइम था हम कहते थे जोड़ों का दर्द, अच्छा आप अगर 50+ 60+ है ना तो आपको जोड़ों का दर्द तब उठता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी तो हम अपने टीनेजर्स को देख लें, 25, 26 ईयर्स के वो हुए, या 30+ पे वो गए, या 40+ पे वो गए, वो बेचारी माएँ जो कि आफ्टर डिलीवरी वाले टाइम से गुजर रही होती हैं, इतनी यंग एज में जोड़ों का इतना खतरनाक दर्द उठना, आपको वजह क्या लगती है इसकी? महक, मैं अपनी लाइफ में, मैं अपनी क्लिनिक्स पे भी, बाहर भी, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 18 साल 20 साल के हैं जिनको आर्थराइटिस हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ। और दूसरा ये है कि इसकी एज अब कोई नहीं है। पहले एक एज होती थी कि 45 साल के बाद मर्दों को होती थी, ख़वातीन में 40 साल बाद होती थी। तो अब वो चीज़ नहीं है, अब ये किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अपना ख्याल रखा करें, गैर ज़रूरी चीज़ें, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। दूसरा ये है कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और थोड़ा वॉक किया करें, चला फिरा करें। आप अपने आप को सुस्त ना करें, आप गिराएं नहीं। आप लेट गए तो समझो लेट ही गए। जाहिर है ना, आपकी बॉडी एक मशीन है, जब तक आप इसको हरकत में रखेंगे वो मशीन बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी। बेहद शुक्रिया हकीम साहब, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू बड़ी अच्छी आपने टिप्स दी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।